हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अभी हम स्टार्ट करेंगे, रिज्यूम करेंगे। लास्ट क्लास में जैसा मैंने आपको करवाया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ऐसा मेथड होता है ओवरहेड को एब्जॉर्ब करवाने का, जिसमें हम पहले एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और उन एक्टिविटीज़ के जो कॉमन कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं उन कॉमन कॉस्ट ड्राइवर्स के हिसाब से हम एक्टिविटी कॉस्ट पूल में एक्टिविटीज़ डाल देते हैं। अब उस हर एक पूल की एक कॉस्ट ड्राइवर के साथ में मैपिंग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमें पता है कि इन एक्टिविटीज़ की जो कॉस्ट लग रही है उनका होने का कारण ये कॉस्ट ड्राइवर है। इस कॉस्ट ड्राइवर की वजह से इन एक्टिविटीज़ में कॉस्ट इनकर होती है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो जितना भी उस एक्टिविटी को कंज्यूम करेगा, यूज़ करेगा, उसके हिसाब से हम उस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। और ऐसा करने से हमारी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट आती है और मोर प्रैक्टिकल मेथड भी है, मोर प्रिसाइज मेथड है। यहाँ पर देखिए आपका स्टडी मटेरियल मैंने ओपन किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि थ्योरेटिकल पार्ट में अभी नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ 10 नंबर का हार्डली थ्योरेटिकल पार्ट आता है, जिसको मैं एंड में 2-3 क्लासेस में आपको एक मटेरियल बनाकर दे दूंगा कि बस ये वाला थ्योरी कर लेना तो आपका 10 नंबर भी कवर हो जाएगा, यानी आपको 100 मार्क्स का पेपर आता होगा। प्रैक्टिकल में देखो ये हो सकता है कि आपको घुमाकर क्वेश्चन दिया हो, तो जितनी आप तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट तो सेम ही लगना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पर जितने तरीके के क्वेश्चंस पढ़ेंगे उतना आपका सोचने का नज़रिया बदल जाएगा कि अच्छा इतना इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है बट करना तो कुछ नहीं है। क्वेश्चन डिफिकल्ट दिया है, पहले उसको समझने की कैपेबिलिटी तो डेवलप कर लें। एक बार क्वेश्चन को समझने की कैपेबिलिटी डेवलप हो गई, उसके बाद आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उसको बहुत एक्यूरेटली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा थ्योरेटिकल पार्ट आपका चल रहा है। यहाँ पर जैसे ही प्रैक्टिकल आएगा मैं आपको करवाने लग जाऊंगा वो पार्ट। यहाँ पर देखिएगा एक स्मॉल एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम इसे डिस्कस करेंगे। मैं रीड आउट कर रहा हूँ इस एग्जाम्पल को, आप भी अपनी बुक में ओपन कर सकते हैं, यानी स्क्रीन पर देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने आपका स्टडी मटेरियल ही ओपन किया है। मेरे साथ आप स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे। लेट अस टेक अ स्मॉल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स स्टेटेड अबव। एज्यूम दैट अ कंपनी मेक्स विजेट्स एंड द मैनेजमेंट डिसाइड्स टू इंस्टॉल एन ईबीसी सिस्टम। अब आपका सवाल होगा ये विजेट क्या चीज़ होती है। देखिए जो भी होती है कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होगा। वैसे इसके कई आप कह सकते हैं नामकरण हैं, या यूँ कह सकते हैं कि विजेट जो है कई चीज़ों को बोला जाता है। जैसे कि मोबाइल में भी विजेट शो हो जाता है, एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स टाइप जहाँ कैलेंडर वलेंडर आता है उसे विजेट बोलते हैं। और बहुत तरीके के अलग भी इसकी तात्पर्य निकाले जा सकते हैं। फिलहाल हमें नहीं समझ में आ रहा तो हम मानेंगे ये प्रोडक्ट है कोई। द मैनेजमेंट डिसाइड्स दैट ऑल ओवरहेड कॉस्ट विल हैव ओनली 3 कॉस्ट ड्राइवर्स। तो इन्होंने पहले कॉस्ट ड्राइवर्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स एंड द जनरल लेजर ऑफ द कंपनी शोज द फॉलोइंग ओवरहेड कॉस्ट। पेरोल टैक्सेस हैं 1000 रुपीज़, मशीन मेंटेनेंस है 500, परचेजिंग डिपार्टमेंट लेबर है 4000, फ्रिंज बेनिफिट है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, आप इनकम टैक्स में सैलरी के चैप्टर में भी करेंगे, 2000 रुपये। परचेजिंग डिपार्टमेंट के सप्लाईज है 250 रुपये, इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन है 750, इलेक्ट्रिसिटी है 1250 एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस है 1500। टोटल आ रहा है 11250। तो इन्होंने आपको हर टाइप के एक्सपेंसेस दे दिए, या कह सकते हैं कि हर टाइप के जो ओवरहेड्स हैं वो यहाँ पर दे दिए हैं। हालांकि जो कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो 3 इन्होंने आइडेंटिफाई किए थे, यानी कि डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। नीचे आप ये देख सकते हैं, सो विच ओवरहेड डू यू थिंक आर ड्रिवन बाय डायरेक्ट लेबर आवर्स, यानी कि कॉस्ट ड्राइवर से एक्टिविटी को मैच कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें और सोचें तो ये लग रहा है कि पेरोल का जो टैक्सेस है, साथ में जो फ्रिंज बेनिफिट्स हैं एम्प्लॉय को दिया जाता है, साथ में जो अनएम्प्लॉयमेंट का इंश्योरेंस है ये भी एम्प्लॉयज़ के लिए दिया जाता है। तो क्या हम इसे डायरेक्ट लेबर आवर से रिलेट कर सकते हैं? देखिए जिस एक्टिविटी का जिससे ज़्यादा कोरिलेशन बैठ रहा है हम उसकी अलग रेट निकालते हैं। अगर हम हर एक्टिविटी की अलग अलग रेट निकाल लेते हैं, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटी की अलग रेट निकालते हैं, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है एक्यूरेट एस्टिमेशन में। सिमिलरली आपने पेरोल टैक्सेस, फ्रिंज बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस को एक साथ लिखा और कहा कि जो 4500 की कॉस्ट है उसे मैं डायरेक्ट लेबर से रिलेट कर सकता हूँ। सिमिलरली जो मशीन की मेंटेनेंस है, मशीन का डेप्रिसिएशन है और जो मशीन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, इन तीनों के लिए कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स को मान लिया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जो है मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो ओवरहेड है उसे हम मशीन आर में डाल सकते हैं, पर सारे ओवरहेड्स को मशीन आर के हिसाब से ही निकाल देना वो थोड़ा सा गलत होता है।
हाँ, मैं ये नहीं कह रहा छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो भी ये वाला बड़ा सिस्टम लगा है, बट अगर आपको एक्यूरेट सिस्टम फॉलो करना है तो एबीसी इज मोर एक्यूरेट देन द ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा आपको वैसा करना है। ये तो अभी आप इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं, सीए फाइनल में तो आपको अपना दिमाग लगाना ही नहीं होता। सीए फाइनल में तो आपको देखना होता है एग्जामिनर ने क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, और उसके हिसाब से आप आंसर दे देंगे। वो आपको 2 पेज का क्वेश्चन पूछ ले और बाद में बोले सिर्फ एक छोटा सा एक उसमें से आंसर पूछ ले, 1 लाइन का आंसर हो, तब ये थोड़ी ना है कि हम ये सोचेंगे अच्छा 8 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना बड़ा लिख कर आऊंगा, जबकि उसने पूछा कुछ और ही है जिसका 1 लाइन में आंसर दिया जा सकता है। दैट मीन्स कि अभी जब आप छोटी क्लास में तो वहाँ तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका पता है, अच्छा यही आंसर ऐसे ऐसे फॉर्मेट बनाकर किया जाएगा। बड़ी क्लास में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन मुश्किल से हो सकते हैं, बहुत बड़े बड़े हों, उसके आंसर बहुत सिंपल होते हैं। आपको सिर्फ दिमाग लगाना होता है क्वेश्चन को समझने में, तो आधा काम आपका वहीं हो जाता है। यहाँ देखिएगा मशीन का जो मेंटेनेंस है, डेप्रिसिएशन है और इलेक्ट्रिसिटी है, उसको टोटल कर लिया, और ये मशीन आर के बेसिस पे हम लोग मशीन आर जो इसका कॉस्ट ड्राइवर है उसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपका जो लास्ट कॉस्ट ड्राइवर बच गया है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ये किस किस चीज़ को ड्राइव करेगा। देखिए अगर परचेज ऑर्डर आएगा तो परचेजिंग डिपार्टमेंट में काम होएगा। अब देखा जाए तो परचेजिंग डिपार्टमेंट की लेबर है 4000। आप ये भी सोच सकते हैं कि भैया इसको डायरेक्ट लेबर के हिसाब से हम करते हैं क्योंकि लेबर वर्ड आ रहा है, बट एक बार सोच कर देखिए कि परचेजिंग डिपार्टमेंट की लेबर में काम तो तभी होगा ना जब परचेज ऑर्डर आएगा। इसीलिए इसको हम मोर सुटेबली कोरिलेट कर सकते हैं परचेज ऑर्डर्स के साथ। परचेजिंग डिपार्टमेंट की जो लेबर है वो भी, और साथ में जो परचेजिंग डिपार्टमेंट की सप्लाईज है वो भी परचेज ऑर्डर के साथ कोरिलेट किया जा सकता है। जितने ऑर्डर आएंगे उतनी ये कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। नाउ ओवरहेड रेट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला टोटल कॉस्ट इन द एक्टिविटी पूल डिवाइडेड बाय बेस। जैसे कि मैं बोलता हूँ एक्टिविटी जो है हर एक्टिविटी की पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट निकाल ली, बीइंग द टोटल नंबर ऑफ लेबर आवर्स, मशीन आवर्स एंड नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स। नीचे इन्होंने आपको कॉस्ट निकाल कर दिखाई है हर एक्टिविटी की। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4500 जो है पेरोल, टैक्सेस, फ्रिंज बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का टोटल आ रहा है, और ये सारी की सारी चीज़ें लेबर से कनेक्टेड है। तो आपने देखा कि 4500 का एक्सपेंस है और 1000 घंटे लेबर आर के हैं, तो एक लेबर आर पर कितने की एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ये सभी एक्सपेंसेस का एक पूल बना लिया ना, एक्टिविटी कॉस्ट पूल। अब इसका कोई भी नामकरण आप करना चाहें कर दीजिए कि जो भी चीज़ें लेबर से ड्राइव होती है वो ये हैं 4500 रुपये और 1000 आपके लेबर आ रहे हैं। सिमिलरली जो मशीन आर से चीज़ें ड्राइव होती है, यानी कि ज़्यादा मशीन काम करेगी तो ये खर्चे ज़्यादा होंगे, उन सभी खर्चों का टोटल कर कर हमने यहाँ लिख लिया 2500 रुपये। 2500 को हमने 250 से डिवाइड किया तो आ गया 10 रुपीज़ पर मशीन आर। सिमिलरली जो आपके परचेज ऑर्डर से कॉस्ट ड्राइव होती है, ज़्यादा परचेज ऑर्डर ज़्यादा खर्चा, कम परचेज ऑर्डर कम खर्चा, तो वो आपने देख लिया 4250 डिवाइड बाय 100 कर कर आपका एक एस्टीमेट आ गया कि ठीक है एक परचेज ऑर्डर पर 42.50 का मेरा खर्चा होता है। अब एक्चुअली में अलग भी हो सकता है, आप एज्यूम कर कर देखिए, आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर परचेज डिपार्टमेंट की जो लेबर है, जो भी लोग वहाँ काम करते हैं, अगर उसे आपने फिक्स्ड पेरोल पर रखा हुआ है, काम आए या काम ना आए आपको तो पैसे मिलेंगे, उस केस में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होएगा, बट फिर भी हमें पर यूनिट निकालने के लिए तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। समझ रहे हैं आप? मुझे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, मैं बनाता तो लाखों यूनिट हूँ पर मुझे एक की देखनी है, तो मैं लाखों यूनिट की प्राइस निकालकर डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स करूंगा, तभी तो मेरे पास पर यूनिट में आएगा। बट दैट डजंट मीन कि जो पर यूनिट की कॉस्ट आई है वो सारी की सारी वेरिएबल है। सिर्फ हमने पर यूनिट लिखा है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स्ड कॉस्ट का भी एक छोटा सा पोर्शन है। काफ़ी टेक्निकल है, मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाएंगे आपको, सीए फाइनल में पढ़ाएंगे, पर अभी यहाँ पर आप देखिएगा। नाउ लेट्स एलोकेट द ओवरहेड्स बिटवीन टू विजिट्स A and B, the details of which are given below। विजिट A विजिट B दो टाइप के विजिट्स आप बनाते हैं। ये क्या भला होती है विजिट, ये तो आपका हॉलीडे होमवर्क हो गया, गूगल पर टाइप करिएगा देखिएगा, क्योंकि अलग अलग चीज़ों को विजिट बोलते हैं, ठीक है ना। पर्टिकुलर्स है लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, परचेज ऑर्डर्स। इन्होंने आपको दे दिया कि विजिट ए में इतने लेबर आवर लगे, इतने मशीन आवर, इतने परचेज ऑर्डर, ये एक्चुअली में लगे, ये एस्टिमेटेड नहीं है सर। पहली वाली कॉस्ट एस्टिमेटेड थी, उससे आपने एक पर लेबर आवर, पर मशीन आवर, पर परचेज ऑर्डर कॉस्ट निकाली। ये भी एक तरह से एब्जॉर्प्शन रेट आप बोल सकते हो एक्टिविटी के हिसाब से। और ये विजिट ए जब एक्चुअली में बनाया तो इतने लेबर आवर लग गए, मशीन आवर लग गए, परचेज ऑर्डर लग गए, और विजिट भी बनाया तो इतने लेबर आवर, मशीन आवर और परचेज ऑर्डर लग गए। सो टोटल ओवरहेड कॉस्ट अप्लाइड टू विजिट ए इज इक्वल टू 400 मल्टीप्लाई बाय 4.5 रुपये।
भाई 400 घंटे लेबर ने काम किया तो उसमें लेबर की कॉस्ट अलग लगेगी, बट अभी हम सिर्फ ओवरहेड्स देख रहे हैं। 400 घंटे लेबर ने काम किया तो उसकी कॉस्ट लगेगी अलग से। अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये 400 घंटे के हिसाब से ओवरहेड्स कितने इसमें जाने चाहिए, 4.5 रुपये के, क्योंकि 4.5 रुपये में वो वाले ओवरहेड्स आते हैं जो लेबर से ड्राइव होते हैं। लेबर ज़्यादा काम करती है तो ये खर्चा भी ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, जो मशीन आवर्स हैं वो 100 घंटे यहाँ पर काम हुआ है विजिट ए पे, और 10 रुपये 1 घंटे के एक्स्ट्रा ओवरहेड लगते हैं जो मशीन आर से ड्राइव होते हैं, तो आपने वो कर दिया। और साथ में जो 42.50 परचेज ऑर्डर से कॉस्ट ड्राइव होती है ओवरहेड की, ओवरहेड के टुकड़े कर दिए। पहले हम ओवरहेड को एक तरह से एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के देखते थे, कॉस्ट सेंटर में देखते थे, अब एक्टिविटीज़ में बांट रहे हैं। फ़र्क इतना सही है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटने की बजाय, प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट में बांटने की जगह उन्हें एक्टिविटीज़ की फॉर्म में बांट दिया। यहाँ पर आप देखिएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 42.50 किया है, मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आपको, कहीं आप अगर खो गए हो अपनी दुनिया में तो यहाँ पर देखिएगा, अब स्क्रीन पर आ गया है। एंड टोटल ओवरहेड अप्लाई टू विजिट बी, सिमिलरली विजिट बी के निकाल लिए। ए के तो आ गए ना 4925, 4925, मैं मल्टीप्लाई कर तो नहीं दिखा रहा ना आपको यहाँ पे, ये दिखाऊं 400 को मल्टीप्लाई कर दिखाऊं 4.5 प्लस 100 को 10 से करोगे तो 1000 आएगा, 50 को 42.50 से करोगे तो कैलसी यूज करना पड़ेगा। करिए आप अपने कैलकुलेटर में, एटलीस्ट इतनी आदत तो डालिए। मैं आपको सिखाता हूँ, मेमोरी प्लस का एक साइन होता है, जब आप 400 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको मेमोरी प्लस में दबा देना, फिर 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करना, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 करना, फिर जो आएगा मेमोरी प्लस में दबा देना, फिर करना 50 मल्टीप्लाई बाय 42.50 और जो आएगा m प्लस में दबा देना। जैसे ही आप m प्लस के बाद जो MRC दबाओगे तो तीनों का सम कर वो आपको दिखा देगा। कभी सिखाएंगे आपको, ये भी सिखाएंगे मेमोरी प्लस माइनस कैसे यूज करते हैं, जो कैलकुलेटर का ऑप्शन होता है। आगे देखिए, एंड टोटल ओवरहेड अप्लाइड टू विजिट भी कितने हैं, 600 घंटे लेबर आर के लगे हैं और एक लेबर आर पे इतना ओवरहेड होता है 4.5 का, तो 600 पर कितना होएगा, 150 घंटे मशीन आर ने काम किया है तो 10 रुपये के हिसाब से आपने देखा, अच्छा मशीन आर से जो ओवरहेड मेरे ड्राइव होते हैं वो कितने मेरे विजिट बी के लिए खर्चा हुआ होगा। 1 घंटा मशीन चलती है तो ये वाले ओवरहेड्स मेरे इतने होते हैं 10 रुपये के, तो 150 घंटा मशीन चलेगी विजिट बी के लिए तो कितने मेरे ओवरहेड्स होंगे जो मशीन आर से ड्राइव होते हैं। और सिमिलरली जो परचेज ऑर्डर से मेरे ओवरहेड ड्राइव होते हैं वो मेरे 42.50 होते हैं एक ऑर्डर पर, तो इसके तो 50 ऑर्डर आए हैं, तो कितना होगा, सारे ओवरहेड का टोटल कर लोगे तो पता लगेगा, अच्छा विजिट बी में हमने 6325 के ओवरहेड डाले हैं, दोनों का टोटल ओवरहेड कितना आ गया, ए और बी विजिट का टोटल आ गया 11,250। देखिए आपने पहले भी 11,250 लिखा था, यहां भी आपने 11,250 दिखा दिया, पर बांटने का तरीका थोड़ा सा अलग था, एक्टिविटी के हिसाब से आपने बांटा, और जो एस्टिमेटेड ओवरहेड्स थे वही आपके एक्चुअल ओवरहेड अगर आएंगे तब तो मैच होगा। अगर एक्चुअल अलग आ गया तो कैसे मैच होगा, मान के चलिए कि आपने यहाँ पे लिखा है पेरोल टैक्सेस 1000 रुपये, पर एक्चुअली में 1500 हो गए, तो अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी यहाँ भी हो सकती है, अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन जो भी आप बोलना चाहें, पर समझाने का तरीका है कि थोड़ा सा बेटर मेथड है, एक्टिविटी के हिसाब से बांटो ना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हिसाब से। पर क्वेश्चन में अगर वो आएगा तो वैसे करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आएगा तो ये करना, ये पहले से ये फाइनल में होता था, अभी भी है। जनरली इन ट्रेडिशनल कॉस्टिंग मेथड, देखिए ट्रेडिशनली में क्या होता, ट्रेडिशनली में आप ओवरहेड को अप्लाई करते या तो लेबर आर के बेस पर या मशीन आर के बेस पर। मान लेते हैं कि चलो लेबर आर के बेसिस पर करना था, तो आप क्या करते, 11,250 का टोटल ओवरहेड को डिवाइड करते 1000 से और 11.25 पर आवर की रेट निकालते। अब आप कहते ठीक है प्रोडक्ट ए जो बना है उसमें 400 घंटे लेबर ने काम किया है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं लेबर ज़्यादा काम कर रही है, लेबर इंटेंसिव है, मशीन का कम यूज़ है, तो इसलिए लेबर आर के बेसिस पर यहाँ पर ओवरहेड की अब्जॉर्प्शन रेट निकाल ली। तो 400 को मल्टीप्लाई कर दिया 11.25 से और 4,500 यहाँ पर आ गया। विजिट बी में सिमिलरली 6750 आ गया। सारे जो ओवरहेड्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि लेबर आर से ही ड्राइव हो, बट हमने तो एक रेट निकाल ली भैया अपना काम आसान करने के लिए, मैंने लेबर आर के बेसिस पर यहाँ पर बांट लिया है। और आप देखेंगे कैसे विजिट ए विजिट बी में कॉस्ट जाती है अगर मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करता। इसका मतलब ये है विजिट ए वुड हैव बीन अंडर वैल्यूड एंड विजिट बी ओवर वैल्यूड बाय 425 रुपीज़। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जब आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से निकालते हैं जो कि मोर एक्यूरेट है, 4925 आ रहा है, यहाँ देखेंगे तो 4,500 आ रहा है, यानी कि विजिट ए की कॉस्ट अंडर वैल्यू हो जाती अगर आप ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो करते। तो ये बताने का तरीका है कि कैसे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ट्रेडिशनल को रिप्लेस कर सकता है लार्जर ऑर्गेनाइजेशन में।
अब यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। तो इलस्ट्रेशन 1 हम लोग कर सकते हैं, पर मैं करवाना क्यों नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैंने आपको ये नोट्स में करवा दिया है। इलस्ट्रेशन 1 हम नोट्स में कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं कराऊंगा। एडवांटेजेस लिमिटेशन करवा चुका हूँ। रिक्वायरमेंट तो कुछ भी नहीं है। अगर आप ईबीसी सिस्टम इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आप स्टाफ को तो ट्रेन करेंगे ना, एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ सकती है। थियोरिटिकल पार्ट है, इग्नोर कर रहा हूँ, बाद में करेंगे। अभी सिर्फ प्रैक्टिकल अपना जो 90% है वो करना है। MST Limited has collected the following data for its 2 activities. It calculates activity cost rates based on cost driver capacity. क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुनिएगा। MST Limited has collected the following data for its 2 activities. 2 ही एक्टिविटी हैं इसकी। It calculates activity cost rates based on cost driver capacity. कहने का मतलब जिसे मैं बोलता हूँ ना पर कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल ली, वो ये कहने का मतलब वही है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यहाँ पर लग रही है, क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं और कॉस्ट ड्राइवर के बेस पर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हर एक एक्टिविटी की। पावर एक एक्टिविटी है और क्वालिटी इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी है। मैं कहूँगा कि पावर नहीं है, पावर कंजम्पशन एक तरह से आप कह सकते हो, बट ठीक है, पावर है या क्वालिटी इंस्पेक्शन है। पावर का कॉस्ट ड्राइवर है किलोवाट आवर्स, यानी जितने किलोवाट आवर्स लगेंगे पावर का बिल उसके हिसाब से आएगा। क्वालिटी इंस्पेक्शन में भी कॉस्ट देखा जाए तो उसका कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस। ज़्यादा इंस्पेक्शन तो यानी कि ज़्यादा कॉस्ट इनकर हो रही है। आप ये भी समझ सकते हैं कि ठीक है, अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन ज़्यादा नहीं हो रही है तो उसके स्टाफ को हम कहीं और यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ पर कॉस्ट ना जाकर कहीं और पर चली जाएगी। इसीलिए अगर ज़्यादा नंबर ऑफ इंस्पेक्शन होगी तो हमें बाकी स्टाफ को मूव करना पड़ेगा क्वालिटी इंस्पेक्शन में कि भैया अब चेकिंग करिए क्वालिटी की। बहुत ज़्यादा क्वालिटी जो है, बहुत ज़्यादा क्वालिटी इश्यूज़ आ रहे हैं, ज़्यादा चेक करिए, ज़्यादा इंस्पेक्शन करिए। और उस वजह से इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा कॉस्ट इनकर होगी। कैपेसिटी दे रखी है आपको किलोवाट आवर्स की 50,000 किलोवाट, और क्वालिटी इंस्पेक्शन की दे रखी है 10,000 इंस्पेक्शन। कॉस्ट भी दे रखी है 2 लाख और 3 लाख। तो इससे आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। यहाँ पर मैं आपको कर दिखाता हूँ, देखिएगा अपनी बुक में, देखिएगा आपके पास बुक भी होगी हार्ड कॉपी में। ये आपकी पावर का खर्चा है 2 लाख रुपये। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 50,000 किलोवाट आवर से, तो ये करीब करीब आ जाएगा 4 रुपीज़ पर किलोवाट आवर। 4 रुपये 1 किलोवाट आवर के लग रहे हैं। समझ में आया आपको? सिमिलरली अगर यहाँ पर 3 लाख रुपए है और इसको मैं डिवाइड कर दूं 10,000 इंस्पेक्शन से, तो पर इंस्पेक्शन कितनी कॉस्ट आ रही है मेरी? बताओ बताओ, 30 रुपये आ रही है? गलत तो नहीं कह रहा? यहां पर देखिएगा, द कंपनी मेक्स प्रोडक्ट MSNT फॉर द ईयर एंडेड March 31st 2024. The following consumption of the cost drivers was reported as follows. M है, SAT है, किलोवाट आवर्स हैं 10,000, 20,000, 15,000। क्वालिटी इंस्पेक्शन इतनी इतनी हुई है हर प्रोडक्ट की। किलोवाट आवर्स ऐसे हुए हैं और क्वालिटी इंस्पेक्शन ऐसे हुए हैं। तो ये तो बहुत आसान है यार, इतना आसान क्वेश्चन कौन कराता है? M है 10,000 किलोवाट इसने आवर्स कंज्यूम करे हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर, 40,000 इसका ये खर्चा आ गया। S है 20,000 किलोवाट आवर्स करे हैं, इसको डबल कर दो 80,000। दिमाग देख रहे हो कैसे चल रहा है? तेज चल रहा है दिमाग, तेज चल रहा है। 10,000 है या 20 हो गया, ये तो सेम ही है रेट। 80,000 T 15,000, 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? बताओ यार, बताओ जल्दी से बताओ। 15 दूनी 30, 30 का डबल 60, 60,000 पावर का एक्सपेंस। राइमिंग हो गया था, राइमिंग वर्ड हो गए थे। अब सिमिलरली क्वालिटी इंस्पेक्शन है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं, मुझे पता है ये डिटेल दे रखी है तो निकालेंगे। ये तो आपकी पावर का खर्चा किस किस प्रोडक्ट में कितना जाएगा वो निकाल लिया। टोटल देखोगे तो आएगा कितना? 1,80,000 है। ये क्या हो गया? 2 लाख का खर्चा था, इन प्रोडक्ट में 1,80,000 ही क्यों गया? क्योंकि आपने प्लांट को अंडर कैपेसिटी पे चलाया होगा। थोड़े से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेते तो उनमें भी एब्जॉर्ब हो जाता। अगर एब्जॉर्ब हो जाता 2 लाख तक हो सकता था। कम प्रोडक्ट बनाए तो कम होगा, क्योंकि ये तो आपको पर यूनिट के बेस पर मिलेगा ना। अब देखिएगा क्वालिटी इंस्पेक्शन का जो खर्चा है वो कैसे जाएगा इनमें, M में, S में और T में। ये है 3,500 इंस्पेक्शन करी है और एक का कितना है बताइए ज़रा? 30 रुपये है शायद, मुझे याद आ रहा है 30 रुपये है। अब मल्टीप्लाई कर कर आप बताएंगे क्या है। S में 2,500 इंस्पेक्शन हुई है, एक का 30 रुपये है,
25 को 3 से करूँगा तो कितना आएगा, 75 आएगा। 7.5 लाख होगा, तुक्का मार रहा हूँ। टी जो है 3000, फिर से 3000 आ गया, और 9 लाख कर रहा हूँ इसे। 9 लाख होगा ना, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 3000 को, नहीं 90,000 होगा यार, ये तो 90,000 होगा। ये भी 2500 है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये 75,000 हो जाएगा फिर उस हिसाब से। कितनी कॉस्ट है भाई ये, 3 लाख तो कॉस्ट आ रही है इसकी यार। 3,500 में कितना आएगा, 3,500 में 35 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, 10, 105 000, तो 105,000 में 75,000 करूंगा तो कितने होंगे, कितने होंगे कितने होंगे कितने होंगे, जल्दी बताओ यार। 1,80,000, 1,80,000 में 90,000 करूंगा तो 2,70,000। ये भी 3 लाख आना चाहिए था एक्सपेंस, बट 2,70,000 ही आ पाया है। यानी अंडर कैपेसिटी पे हमने चलाया, अंडर एब्जॉर्ब कर दिया, कुछ भी कह सकते हो, अंडर कैपेसिटी पे हमने चलाया। कंप्यूट द कॉस्ट एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ईच एक्टिविटी, निकालिए सर। ये देखिए 1,80,000 आ गया, हमने कैलकुलेट किया था, और यहाँ पर जो है क्वालिटी इंस्पेक्शन का 2,70,000 आ गया। करा कुछ नहीं है, जो जो एक्टिविटी है उसको जो जो कॉस्ट ड्राइव करती है उसके हिसाब से हर एक्टिविटी की पर कॉस्ट ड्राइवर कॉस्ट निकाल ली है। अब जब प्रोडक्ट उस एक्टिविटी को यूज करेगा तो जिस प्रोडक्ट ने उस एक्टिविटी को जितना यूज करा है उसका उतनी कॉस्ट आप उस प्रोडक्ट में डाल देते हैं। यही तो पर्पस होता है ना सर। तो वैसे ही हमने यहाँ पर कैलकुलेट करी है, वो भी यहाँ पर गिवन है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी फॉर ईच एक्टिविटी। आपने 2 लाख रुपए की पावर की कॉस्ट एस्टिमेट करी थी एक तरह से, बट वो प्रोडक्ट एब्जॉर्ब कर नहीं पाए, क्योंकि जितना आपने एस्टिमेट बनाया था कि इतनी पावर का कंजम्पशन होगा, वो प्रोडक्ट या तो आपने कम बनाए, कम मैन्युफैक्चर करे, जिस वजह से 1,80,000 का ही पावर का खर्चा उन प्रोडक्ट में आप डाल पाए। अगर ये 2 लाख आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर है तो उस केस में आपने अंडर कैपेसिटी पे काम किया है। क्वालिटी इंस्पेक्शन में भी यही है कि आपने प्रोडक्शन कम करी, इसके लिए कम नंबर ऑफ यूनिट्स बने, कम नंबर ऑफ यूनिट्स पे कम क्वालिटी इंस्पेक्शन का टाइम लगा, और इसीलिए आपने उन प्रोडक्ट पे कम खर्चा डाला। हालांकि अगर आपका एक्चुअल खर्चा ज़्यादा हुआ है तो पीएनएल में तो जाएगा ही, बट उस प्रोडक्ट में अभी हम नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये रॉन्ग एस्टिमेशन की वजह से ऐसा हुआ है तो आप कॉस्टिंग पीएनएल में वो अतिरिक्त खर्चा डाल सकते हैं। एक्चुअली में जो हुआ है वो डालना ही पड़ेगा पीएनएल में, उसका तो कोई उपाय है नहीं हमारे पास। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने एस्टिमेट 2 लाख किया था और हुआ 1,80,000 का एब्जॉर्ब है। क्वालिटी इंस्पेक्शन में 3 लाख का हमने किया था एस्टिमेट और 2,70,000 का ही एब्जॉर्ब हो पाया है। तो इतना टोटल कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड कैपेसिटी है। नहीं करेंगे कैपेसिटी यूज तो कोई बात नहीं, कॉस्ट तो आपकी इनकर होगी सर, समझ रहे हैं ना आप। आज मैंने लर्नजब का प्लेटफॉर्म बना दिया, कॉस्ट तो इनकर हो रही है, सर्वर की कॉस्ट लग रही है। बच्चा 1 आए या 1000 आए, मैंने ऐसी कैपेसिटी बनाई है कि 1000 बच्चे पढ़ सकते हैं एक साथ। अब बच्चा चाहे 1 आए या 100 आए या 500 आए या 1000 आ जाए, कम आएंगे तो क्या होगा। 1000 बच्चों की कैपेसिटी या 10,000 बच्चों की कैपेसिटी का प्लेटफॉर्म बना दिया, अब उससे कम आएंगे तो अनयूज्ड है, कॉस्ट तो लगी रही है, बच्चा आए या ना आए। अच्छा, यहाँ पर क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट को देखने चाहिए इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल टू कंप्यूट दी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। देखिए, जो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट होती है ना, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ हो सकता है ये मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा। अगर मैंने कैपेसिटी कम चूज कर ली, कि मेरा प्लांट कम पर चलेगा, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि मैंने उस कम कैपेसिटी के हिसाब से जब प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट निकाली, जो एस्टिमेट करी, उसमें मैंने बहुत ज्यादा कॉस्ट डाल दी, क्योंकि मैंने एज्यूम किया था कि मैं 1000 यूनिट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 100 यूनिट ही बनाऊंगा, तो कॉस्ट तो टोटल लग रही है फिक्स्ड ओवरहेड। अब ये जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 100 यूनिट में डलेगी, ऐसा मैंने माना था। अगर उन 100 यूनिट में फिक्स कॉस्ट डलेगी तो फिर उनकी कॉस्ट ज्यादा आएगी, फिर उसके ऊपर ही तो मैं अपनी सेलिंग प्राइस फिक्स करूंगा। तो कैपेसिटी लेवल अगर रॉन्ग चूज कर लिया तो उससे आपकी सेलिंग प्राइस पर इंपैक्ट आ जाएगा। कैपेसिटी लेवल रॉन्ग चूज कर लिया तो आप गलत कॉस्ट एस्टिमेशन कर गलत एब्जॉर्प्शन कर दोगे उस कॉस्ट की। फिक्स्ड एक्सपेंस तो फिक्स्ड ही रहने वाला है, बट इस पे तो फर्क आएगा। ज्यादा क्वांटिटी बनाओगे तो थोड़ा थोड़ा अपोर्शन हो जाएगा, कम क्वांटिटी बनाओगे तो ज्यादा अपोर्शन होगा। तो यहां पर फर्क पड़ सकता है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग में और फिर प्राइसिंग डिसीजन में फर्क पड़ सकता है। इफेक्ट ऑन परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में फर्क पड़ सकता है। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फर्क पड़ सकता है। उन्हें देखना पड़ेगा कि इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मैंने गलत कैपेसिटी लेवल चूज करा तो मुझे कॉस्टिंग पीएनएल में खर्चा डालना पड़ जाएगा। अगर मिसमैच हुआ तो
तो सोचना पड़ेगा कि कितना इसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन पर आएगा, प्राइसिंग में आएगा, प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्टिंग में आएगा, एंड डिफिकल्टीज इन फॉरकास्टिंग चूजन कैपेसिटी लेवल कॉन्सेप्ट। कितना डिफिकल्ट है कि एक एग्जैक्ट कैपेसिटी लेवल पता लगाना। तो ये सारे फैक्टर्स मैनेजमेंट पहले देखती है इन चूजिंग अ कैपेसिटी लेवल। कैपेसिटी लेवल वो लेवल है जिस पर मैनेजमेंट चाहती है कि मेरा प्लांट चले। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली इतने कोई रेलेवेंस है नहीं इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जो मुद्दे का क्वेश्चन है, और इसके बाद आपका ये जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन मेरे साथ। ABC Limited manufactures two type of machinery, equipment Y and equipment Z, and applies absorbs the overhead on the basis of direct labor hours, यानी कि ट्रेडिशनल absorption costing फॉलो करता है। The budgeted overheads and direct labor hours for the month of December 2016, 2026 लेंगे, 16 तो बहुत पीछे जा चुका है, 2026 are 12,42,500। ये देखिएगा यहाँ पर बजटेड ओवरहेड्स हैं 12,42,500 और लेबर आवर्स जो है वो है 20,000 रिस्पेक्टिवली। द इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज प्रोडक्ट इज एज फॉलोज। ये जो प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है, उसकी डिटेल गिवन है कि बजटेड प्रोडक्शन वॉल्यूम है 2,500 यूनिट का और 3125 यूनिट का। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 300 पर यूनिट और उसकी जो कॉस्ट है वो है 450 पर यूनिट जेड की। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है कि 150 रुपये 1 घंटे के लगते हैं, 3 घंटे बनाने में लगते हैं, तो कितनी कॉस्ट आएगी। और एक्स को जो है 4 घंटे बनाने में लगते हैं, 150 घंटे पर आवर लगते हैं, तो पर आवर रेट तो सेम ही है, तो कितनी कॉस्ट आएगी। 150 को 4 से करूँगा तो आपका आएगा 600, जो कि जेड आना चाहिए। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। काफ़ी गलतियाँ करी हुई है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर बनाया चैप्टर, गलतियाँ बहुत कर दी है। जेड होना चाहिए। क्वेश्चन 1 में भी गलतियाँ थी, बट मैंने आपको नोट्स में कराया था, ठीक करके करा दिया था, तो इसको ठीक कर लीजिएगा। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से, तो वाई की 450 रुपये कॉस्ट आएगी। ABC Limited's overheads of 12,42,500 can be identified with 3 major activities। तो पहले तो ट्रेडिशनल के हिसाब से बता दिया, पर आपको ये बोल रहे हैं कि अगर हम उस ओवरहेड के 3 टुकड़े करें तो 3 एक्टिविटीज़ में हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। मतलब टुकड़े करें तो 3 एक्टिविटीज़ में बढ़ सकते हैं। एक है ऑर्डर प्रोसेसिंग 2,10,000, एक है मशीन प्रोसेसिंग, एक एक्टिविटी है जिसमें खर्चा पड़ेगा 8,75,000 का, और एक है आपका प्रोडक्ट इंस्पेक्शन जिसमें 1,57,500 का खर्चा पड़ेगा। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्रोसेस्ड, मशीन आवर्स वर्कड एंड इंस्पेक्शन आवर्स रिस्पेक्टिवली। द डेटा रिलेवेंट टू दीज एक्टिविटीज इज एज फॉलोज। क्या लिखा है, दोबारा से रिकैप करते हैं। 3 इन्होंने एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर ली है, ऑर्डर प्रोसेसिंग, मशीन प्रोसेसिंग एंड प्रोडक्ट इंस्पेक्शन। तीनों में क्या क्या कॉस्ट बढ़ेगी, वो 12,42,500 को बांट दिया है। दीज एक्टिविटीज आर ड्रिवन बाय नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेस, यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग है, ऑर्डर प्रोसेस से वेरी करती है, ऑर्डर प्रोसेस का कॉस्ट ड्राइवर है। मशीन आर से वेरी करेगा मशीन प्रोसेसिंग की कॉस्ट, और आपका जो थर्ड है वो इंस्पेक्शन आवर से प्रोडक्ट इंस्पेक्शन की कॉस्ट डिपेंड करती है उस पर। द डेटा रिलेवेंट टू दीज एक्टिविटीज गिवन है कि वाई और जेड में ऑर्डर प्रोसेस कितने करे, मशीन आर कितने लगे, इंस्पेक्शन आर कितने लगे, दे रखा है। यहां पर देखिएगा क्या लिखा हुआ है। Assuming the use of direct labor hours to absorb apply the overheads to production, compute the unit manufacturing cost of the equipment Y and Z if the budgeted manufacturing volume is attained। यहाँ पर अंडर कैपेसिटी ओवर कैपेसिटी नहीं है, जितना बजट बनाया था उतना वॉल्यूम अटेन कर लिया जाएगा इन्होंने बोला। और ये बोला गया है कि अगर डायरेक्ट लेबर के बेस पर एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या कॉस्टिंग आएगी, ज़रा बताइए। हमने कहा ठीक है बता देते हैं। अब ये बच्चों का खेल है, इसमें क्या बताना आपको यार। आप देख सकते हैं यहाँ पर 300 रुपये जो है पर यूनिट कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, 450 लेबर कॉस्ट जो लगेगी क्वेश्चन में गिवन है, इसमें भी पर यूनिट का वो दे रखा है 450, 600। ओवरहेड कितने लगेंगे देख लिया। बजटेड ओवरहेड्स हैं 12,42,500 और बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 20,000। क्वेश्चन में गिवन था ना, पर आवर की रेट आ गई 62.125। एक यूनिट के लिए कितना टाइम लगता है, 3 घंटे दे रखा है। देखिए तो 3 घंटे एक यूनिट के लिए दे रखा है, 1 घंटे में इतने ओवरहेड इनकर होते हैं, तो 3 घंटे में कितने होंगे 186.38, और 4 घंटे में कितने होंगे 248.50। इन दोनों की आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल दी। ओवरहेड को आपने पुराना ट्रेडिशनल तरीके से एब्जॉर्ब करवाया और पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पर आ गई है। अगर आप इसे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से करवाएं, जो कि आपका पार्ट नंबर 2 कहता है कि एज्यूमिंग यूज ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कंप्यूट द यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट Y एंड Z इफ द बजटेड मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम इज अचीव्ड।
एक्टिविटी के हिसाब से आप क्या करेंगे, आप कहेंगे देखिए ऑर्डर प्रोसेसिंग की 2,10,000 की कॉस्ट है और नंबर ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग 600 टोटल, तो 350 कॉस्ट ड्राइवर रेट आ गई। पर कॉस्ट ड्राइवर की एक रेट निकाल लिया आपने कि एक ऑर्डर प्रोसेस करने पर 350 रुपये लगते हैं। मशीन प्रोसेसिंग में आपने देखा अच्छा टोटल जो ओवरहेड कॉस्ट है 8,75,000 की आ रही है। कॉस्ट ड्राइवर आपने आइडेंटिफाई किया 50,000 मशीन आवर्स हैं, तो एक मशीन आवर में कितना टाइम लगेगा वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। मशीन 1 घंटा काम करेगी तो 17.5 रुपये का खर्चा होगा। इंस्पेक्शन का भी सिमिलरली आपने देखा कि 1,57,500 का ओवरहेड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, 15,000 इंस्पेक्शन आवर क्वेश्चन में गिवन है। तो अगर एक इंस्पेक्शन करी जाती है, एक घंटा इंस्पेक्शन होती है तो 10 रुपीज़ 50 पैसे का खर्चा आएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना, मटेरियल तो लगेगा जो लगेगा, लेबर लगेगी जो लगेगी, जैसे पहले लगती थी। प्राइम कॉस्ट यहाँ पर लिख दिया है। दिखाने का नजरिया आपका भी ऐसा ही होना चाहिए, कैसा भी होना चाहिए, कोई नुकसान नहीं है। पहले भी ऐसे ही दिखा सकते थे प्राइम कॉस्ट, यहाँ नहीं दिखाए, यहाँ दिखा दिया। रूल तो है नहीं कुछ कॉस्ट अकाउंटेंसी में, जितना आपको अच्छे से आता है, जितना ब्रेकअप दिखा सकते हो दिखा दो, कोई नुकसान नहीं है। अब जो ओवरहेड कॉस्ट है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप एक रेट से तो डाल नहीं सकते अब, क्योंकि आपने एक्टिविटी के हिसाब से अलग अलग रेट निकाल लिए। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट निकालना एक्टिविटीज के हिसाब से। तो मटेरियल एक एक्टिविटी मटेरियल जो है लगेगा वो तो लगेगा, लेबर जो है वो लगेगा, और ओवरहेड जो है एक्टिविटीज के हिसाब से आपने देख लिया कि कितने ऑर्डर प्रोसेस यहाँ पर करे मैंने। क्वेश्चन में गिवन है ना, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि 350 ऑर्डर प्रोसेस करें टोटालिटी में और 250 ऑर्डर यहाँ प्रोसेस करें टोटालिटी में। तो अगर आप यहाँ देखेंगे वाई का, तो वाई के 2,500 यूनिट्स जो हैं वो तो बनाने हैं, खैर अलग मुद्दा है, पर इन्होंने यहाँ पर 350 ऑर्डर को प्रोसेस करा है, यानी 350 ऑर्डर में 2,500 क्वांटिटी के ऑर्डर आए होंगे। हमें तो पर यूनिट देखना है जी, सीधा सीधा बात है। वाई के हिस्से में कितना आएगा उसको 2,500 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा। कैसे, मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिएगा, एक ऑर्डर प्रोसेस करने की कॉस्ट आती है 350 और 350 ही ऑर्डर प्रोसेस किए जाएंगे, तो टोटल कॉस्ट जो इक्विपमेंट वाई के लिए ऑर्डर की आएगी वो है 1,22,500। आपको देखने की 2,500 जो क्वांटिटीज बनी है, तो एक के हिस्से में कितनी कॉस्ट आई है 49। तो यहाँ पर आपने पर यूनिट कॉस्ट निकाल ली है, ऑर्डर प्रोसेसिंग की कितनी लगेगी, तो 49 आप यहाँ लिख सकते हैं। सिमिलरली मशीन प्रोसेसिंग की कॉस्ट निकाल सकते हैं और सिमिलरली आप इंस्पेक्शन की कॉस्ट निकाल सकते हैं। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने डायरेक्टली टोटल कॉस्ट निकाली है, यानी कि अगर मेरे 2,500 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो उसकी जो कॉस्ट आई है 1,22,500 वो यहाँ लिख दी है। सिमिलरली जो मशीन प्रोसेसिंग है, मैंने कितना टाइम मशीन में काम किया है वो यहाँ पर दे रखा होगा क्वेश्चन में, आपको ये देखिएगा। 23,000 आवर्स जो है वाई के लिए काम हुआ है, 27,000 आवर्स जो है जेड के लिए काम हुआ है। तो जो भी आपकी टोटल कॉस्ट आ रही है मशीन प्रोसेसिंग की, 1 घंटे की 17.5 होती है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि 23,000 की कितनी है और 27,000 की कितनी कितनी कॉस्ट आएगी। वो दोनों कॉस्ट आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दी है। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 17.5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 23,000 से। ये देखिएगा 17.5 है, 17.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 23,000 से तो आएगा 4,02,500। ये रहा, मतलब एक आवर की कॉस्ट आ गई है, तो जितने घंटे वाई में काम किया गया उसकी टोटल आ गया और जितना घंटे जेड में काम किया गया उसका टोटल आ गया। इंस्पेक्शन कॉस्ट भी आपने इंस्पेक्शन आवर के हिसाब से इन दोनों में डाल दी है। 2,500 यूनिट्स आप वाई के बना रहे हैं और 3,125 जो है वो आप जेड के बना रहे हैं, तो यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहाँ पर आपने निकाल ली। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा गिवन नहीं था। अब अगर आप यहाँ पर थर्ड देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ आएगा ABC लिमिटेड सेलिंग प्राइस आर बेस्ड हेविली ऑन कॉस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट लेबर आवर्स एज एन एप्लीकेशन बेस कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट डिस्टॉर्शन दैट हैज हैपेंड, यानी अंडर कॉस्टेड और ओवर कॉस्टेड। अगर मैं डायरेक्ट लेबर के हिसाब से करता तो डायरेक्ट लेबर के हिसाब से मेरी कॉस्ट आ रही थी 936.38। ये हमने ऊपर निकाली है पार्ट नंबर 1 में, ये देखिएगा। और जब मैंने अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से कॉस्ट निकाली तो मेरी प्रोडक्ट वाई की कॉस्ट आई एक यूनिट की 976.80, यानी कि मैंने उसकी कम कॉस्टिंग कर दी। एक्चुअली में उसका ज़्यादा कॉस्टिंग होनी चाहिए थी, यानी कि कॉस्ट डिस्टॉर्शन कितना है 40.42 का। और वहीं जो प्रोडक्ट आपका जेड है, इक्विपमेंट जेड है, वहाँ पर आपने 1,298 रुपीज़ की कॉस्ट करीब निकाली थी, हालांकि 1,266.16 की कॉस्ट आनी चाहिए थी, यानी वहाँ आपने ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर दी ट्रेडिशनल बेसिस पर। ये कॉस्ट डिस्टॉर्शन है। डिस्टॉर्शन का मतलब गड़बड़ी कितनी है,
low volume product Y is under costed and high volume product Z is over costed using direct labor hours for overhead absorption। देखिएगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया, तो बाकी तो आपकी एक्सरसाइज है जिसके 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली वन नोट का सहारा लिया जाएगा, और बहुत ही सिंपल सा डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिखाया होगा तो उस केस में आपको मैं वैसे ही दिखा दूंगा। ये क्या हो गया सर? अब ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। कोई भी डाउट है स्टडी ग्रुप में पूछ सकते हैं आप, और अब हमारा गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप आ गया है तो वहाँ आप अपना रेटिंग और रिव्यू भी लिख सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन एंड बाय बाय।